हेलो दोस्तों। रेस्पिरेशन के और एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेकेंड वीडियो करेंगे ऑन रेस्पिरेशन, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे अबाउट द पाइरूवेट ऑक्सीडेशन। आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्लाइकोलाइसिस, अगर कोई सेल क्रेब्स साइकिल करना चाहता है तो उसको इस पाइरूवेट ऑक्सीडेशन को होकर गुजरना पड़ेगा। ओके, सो पहली बात हम लोगों को जानना है कि पाइरूवेट ऑक्सीडेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है। ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, एंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ये होता है इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि प्रोकैरियोट के केस में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है। राइट। सो यहाँ पर मेनली क्या होता है, यहाँ पर मेनली होता है जो पाइरूवेट है वो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस से एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है। सो दैट इज द थिंग। ओके, सो and this reaction is catalyzed by actually three enzymes that together called multi-enzyme pyruvate dehydrogenase complex। टोटल 3 एंजाइम यहाँ पर मौजूद होते हैं जिसको एक साथ हम लोग बोलते हैं पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। सो मेनली यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो पाइरूवेट है उसमें से CO- जो है वो निकल जाएगा, एंड जो रिमेनिंग ग्रुप रह गया जो कि एक एसिटाइल ग्रुप है उसके साथ कोएंजाइम ऐड होके तैयार होगा एसिटाइल कोए। दैट इज द मेन थिंग। सो अब हम देखेंगे अबाउट द थ्री एंजाइम्स दैट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन पाइरूवेट ऑक्सीडेशन। लेट्स सी। सो ये जो 3 एंजाइम है, ये 3 एंजाइम हमारे प्रोकैरियोट के केस में भी मौजूद होते हैं, अलॉन्ग विद दैट यूकैरियोट के केस में भी मौजूद होते हैं। पर यूकैरियोट के केस में अलॉन्ग विद दिस थ्री देयर आर सम अदर थिंग्स दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट। सो पहली बात कि मेन चीज़ को हम लोगों को पहले देखना होगा। सो लेट्स सी द फर्स्ट थ्री एंजाइम फर्स्ट। सो हम यहाँ पर इकोलाई को एज ए रेफरेंस मान के चलेंगे। सो पहला जो एंजाइम है एंड जो मेन एंजाइम है वो है पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस, जिसको हम लोग E1 से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पर क्या काम होता है, यहाँ पर होता है डिकार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ द पाइरूवेट। मतलब एक चीज़ तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि मेन जो काम है वो करता है हमारा एंजाइम नंबर 1। क्या करता है, ये जो CO- है इसको ले लेना। ओके, सो टोटल 24 पॉलीपेप्टाइड से ये पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस बना होता है, एंड इसके साथ एक कोफैक्टर भी मौजूद होता है थायमिन पाइरोफॉस्फेट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं जो विदाउट कोफैक्टर काम नहीं कर सकता। राइट नाउ सेकेंड जो एंजाइम काम करता है उसको हम बोलते हैं डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज। इट कैटालाइजेज द ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप टू कोए। यहाँ पर भी 24 पॉलीपेप्टाइड्स मौजूद होते हैं। अलॉन्ग विद दैट लिपोइक एसिड एंड कोएंजाइम ए आर द कोफैक्टर्स। यहाँ पर लिपोइक एसिड बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले करता है। कैसे, हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे थोड़ी देर बाद, तब आप लोगों को और भी डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद 3 नंबर एक एंजाइम है डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। इसका काम क्या है कि टू कंप्लीट द ऑक्सीडेशन ऑफ द पाइरूवेट वेरी वेलली, क्या होता है कि लिपोइक एसिड को रिड्यूस होना पड़ता है। ओके, एंड आफ्टर द कॉम्प्लीटेशन ऑफ द पाइरूवेट oxidation, it is important to regenerate the oxidized form of lipoic acid. Okay, and ये काम करता है हमारा डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेस। ओके, तो यहाँ पर टोटल 12 पॉलीपेप्टाइड मौजूद होते हैं अलॉन्ग विद दैट कोफैक्टर्स NAD प्लस FAD। सो मैंने आपको शुरू में बोला कि प्रोकैरियोट्स के केस में एंड यूकैरियोट के केस में ये 3 लोग तो मौजूद होते हैं। अलॉन्ग विद दैट यूकैरियोट के केस में 2 एक्स्ट्रा चीज़ मौजूद होते हैं। वन इज़ काइनेस एंड अदर वन इज़ फॉस्फेटेस। दे आर रेगुलेटरी एंजाइम। अगर आपने सेल सिग्नलिंग पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि बहुत सारे प्रोटीन ऐसे हैं जिसको एक्टिवेट करने के लिए उसका फॉस्फोराइलेशन ज़रूरी है, एंड फॉस्फोराइलेशन इन ए स्पेसिफिक रेसिड्यू ऑफ अमाइनो एसिड। फॉर एग्जांपल सेरिनिन और थ्रियोनिन में भी हो सकता है और टाइरोसिन में भी हो सकता है फॉस्फोराइलेशन। ओके, विदाउट दैट फॉस्फोराइलेशन दैट पर्टिकुलर प्रोटीन कैन नॉट बी एक्टिवेटेड। सो इस फॉस्फोराइलेशन करने का काम करता है काइनेस, एंड आफ्टर द कॉम्प्लीटेशन ऑफ द टास्क हम उसको एक्टिवेटेड भी नहीं रख सकते क्योंकि इट में प्रोमोट कैंसरस टाइप थिंग्स। दैट इज़ वाई उस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने के लिए रहता है फॉस्फेटेज। ओके, सो अलॉन्ग विद दैट और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आर्सेनाइट एंड मार्क्यूरिक आयन कैन एक्ट एज ए इनहिबिटर ऑफ पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। ओके, सो नाउ
let's move to the main part of this video, that is the mechanism of action of pyruvate dehydrogenase complex. Okay, so क्या होता है, ए मान लो हमारा पाइरुवेट है, तो पहले कौन सा एंजाइम काम करेगा, हमारा E1 दैट इज पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, राइट. वो क्या करेगा, वो इस CO- को ले लेगा विद द हेल्प ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन. ओके, एंड एक ग्रुप तैयार होगा जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी इथाइल TPP. ओके, उसके बाद इस हाइड्रोक्सी इथाइल TPP का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा एंड हमें मिलेगा एसिटाइल ग्रुप. ओके, and during that oxidation 2 electron will generate, and this electron will going to reduce the disulfide bond of the lipoid. Okay, इससे क्या होगा, इससे उस डाइसल्फाइड बॉन्ड का रिडक्शन के कारण SH ग्रुप तैयार होगा. ओके, एंड हमारा जो एसिटाइल ग्रुप हमें मिला आफ्टर द डिकार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट, इस एसिटाइल ग्रुप को SH में ट्रांसफ़र हो जाता है. ओके, एंड इस SH में ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होना आता है, पिक्चर में आता है E2. E2 कौन है, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेस. डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेस क्या करेगा, लिपोइड ने जो SH ग्रुप में एसिटाइल ग्रुप को ले रखा है उसको वो क्या करेगा, कोएंजाइम के पास ट्रांसफ़र कर देगा. दैट इज़ द थिंग. इसलिए हमने देखा कि E2 में टोटल 2 एंजाइम मौजूद है. वन इज़ कोएंजाइम, सॉरी, टोटल 2 कोफैक्टर मौजूद है. वन इज़ कोएंजाइम ए, अनदर वन इज़ लिपोइक एसिड. सो क्या चीज़ हुआ, जो ऑक्सीडेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन तैयार हुआ वो इलेक्ट्रॉन लिपोइक एसिड में रिडक्शन कर रहा है एंड एज ए रिजल्ट SH ग्रुप जनरेट हो रहा है. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो एसिटाइल ग्रुप तैयार हुआ था ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंजाइम 1, उस एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र किया जाता है ऑन दैट SH ग्रुप ऑफ रिड्यूस लिपोइड. ओके, उसके बाद E2 क्या करेगा, E2 उस एसिटाइल ग्रुप को ले लेगा रिड्यूस लिपोइड से एंड उसको कोएंजाइम ए के पास ट्रांसफ़र कर देगा एंड एज ए रिजल्ट तैयार होगा एसिटाइल कोए. अब एक बात समझो कि टू कैरी द एसिटाइल ग्रुप फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम लिपोइक एसिड को रिड्यूस होना पड़ा था, राइट. एंड टू एश्योर दैट इन फ्यूचर फर्दर पाइरुवेट ऑक्सीडेशन कैन ऑकर, लिपोइक एसिड को क्या करना पड़ेगा, फिर से ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, राइट. एंड इस ऑक्सीडेशन का काम करता है हमारा E3 जो है डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेस. ओके, सो दैट इज़ द मेकानिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स. ओके, एंड जो इलेक्ट्रॉन के कारण लिपोइड का रिडक्शन हुआ था वो लोग फिर से तैयार हो जाएंगे ड्यू टू द रीजेनरेशन ऑफ द ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ लिपोइड. ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा पहले FAD को एंड उसके बाद NAD+ को. ओके, आप लोगों ने उस चार्ट में देखा होगा कि एंजाइम 3 में 2 कोफैक्टर मौजूद है, FAD + NAD. ओके, तो इन लोगों का काम यही है, जो इलेक्ट्रॉन आया है उसको ट्रांसफ़र करते रहना. दैट इज़ द आइडिया. ओके, नाउ अब बात करना है अबाउट द रेगुलेशन ऑफ पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स. सो टोटल 2 तरह से रेगुलेशन होता है जिसको हम एलोस्टेरिक रेगुलेशन बोलते हैं. सो टोटल 2 चीज़ होता है, वन इज़ एलोस्टेरिक रेगुलेशन, अनदर वन इज़ कोवैलेंट मॉडिफिकेशन. पहला एलोस्टेरिक रेगुलेशन. एलोस्टेरिक रेगुलेशन में मेन फंडा क्या होता है कि एक चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए देन दैट एंजाइम विल बी ऑटोमेटिकली इनएक्टिवेटेड. ओके, सिमिलरली अगर उस एंजाइम का कोफैक्टर मौजूद ना हो देन ऑल्सो ये एंजाइम काम नहीं कर पाएगा. ओके, सो नाउ अब आप सोचने की कोशिश कीजिए, अगर मुझे डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेस को इनहिबिट करना है मैं क्या करूँगा, मैं एसिटाइल कोए जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं ज़्यादा रखूँ तभी डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेस इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेस का काम क्या था, एसिटाइल कोए जनरेशन, राइट. अगर यही सेल में ज़्यादा है तो ये एंजाइम ऑटोमेटिकली इनहिबिट हो जाएगा, जो मैंने आपको बोला. सिमिलरली डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेस, इसको भी हम लोग एलोस्टेरिकली इनहिबिट कर सकते हैं. कैसे कि अगर NAD+ जो कोफैक्टर है उसके जगह सेल में NADH का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो देन दैट पर्टिकुलर एंजाइम विल बी इनहिबिटेड.
So that's what I have written here कि एलोस्टेरिक रेगुलेशन NADH एंड NAD प्लस का जो रेशियो है वो अगर हाई हुआ देन इट विल फैसिलिटेट इनिबिशन, क्योंकि NAD प्लस इज नेसेसरी फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम नंबर 3, राइट. बट हेयर NADH कॉन्सेंट्रेशन इज हायर, दैट इज वाई इट फैसिलिटेट्स इनिबिशन. सिमिलरली एंजाइम 2 को इनिबिट करने के लिए अगर उसका जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन इस सेल में ज़्यादा हो देन इट विल प्रोमोट इनिबिशन, राइट. सिमिलरली अगर उल्टा सोचो कि कोए का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो देन इट विल फैसिलिटेट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम नंबर 2 एंड इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एंजाइम नंबर 3. अगर NAD प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो इट विल फैसिलिटेट्स द एक्टिवेशन ऑफ BST. ओके, सो पहला नहीं आखिरी जो एग्जाइम जो एंजाइम थे हमारा उनको हमने रेगुलेट किया विद द हेल्प ऑफ एरोस्टेटिक रेगुलेशन. एंड ये पहला वाला जो एंजाइम है उसको रेगुलेट करने के लिए आएगा कोवैलेंट मॉडिफिकेशन, जो मैंने आपको बताया अबाउट द एक्टिविटी ऑफ काइनेज एंड फॉस्फेटेज, राइट. नाउ काइनेज इन टर्न एक्टिवेटेड होता है बाय ATP एलोस्टेटिकली. ओके, अगर ATP का कॉन्सेंट्रेशन ध्यान से समझना हाई रहा देन काइनेज एक्टिवेटेड नहीं हो पाएगा. एंड इट इज़ ऑल्सो जस्टिफाइड, क्योंकि पाइरुवेट ऑक्सीडेशन क्यों करना है हमको. पाइरुवेट ऑक्सीडेशन करना है क्योंकि हमें क्रेब्स साइकिल में घुसना है. एंड क्रेब्स साइकिल में सेल क्यों जाएगा टू जनरेट द ATP. एंड अगर ATP ऑलरेडी सेल में ज़्यादा है देन पाइरुवेट ऑक्सीडेशन करने का मतलब ही नहीं बनता. दैट इज़ वाई काइनेज कैन बी एलोस्टेरिकली रेगुलेटेड बाय ATP. अगर ATP का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है देन काइनेज विल बी इनएक्टिवेटेड. एंड अगर काइनेज इनएक्टिवेटेड हुआ देन पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम नंबर 1 कैन नॉट वर्क. ओके, सो काइनेज क्या करेगा, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को फॉस्फोराइलेटेड कर देगा एंड एज अ रिजल्ट पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज बिकम्स एक्टिवेटेड. एंड काम हो जाने के बाद इसको फिर से इनएक्टिवेट करना होगा, उसके लिए आएगा फॉस्फेटेज दैट विल क्लिप द फॉस्फेट बॉन्ड attached to the pyruvate dehydrogenase. Okay, so that is the thing of our regulation of pyruvate dehydrogenase complex. सॉरी, मैंने यहाँ पर एक चीज़ पूरा उल्टा बोला अबाउट द कोवैलेंट मॉडिफिकेशन. एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. कोवैलेंट मॉडिफिकेशन में यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ उल्टा होता है. क्या होता है कि मैंने जो आपको बोला कि एंजाइम और जो भी प्रोटीन है उसको फॉस्फोराइलेटेड करने से एक जो प्रोटीन है वो एक्टिवेटेड भी हो सकता है. सिमिलरली कुछ प्रोटीन ऐसे भी होता है जिसको ऑन फॉस्फोराइलेशन इनएक्टिवेट भी किया जा सकता है. एंड हमारा पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज सेकेंड कैटेगरी में आता है. क्या होता है, ATP जो है, जो मैंने बोलना शुरू किया था, ATP का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा हमारा काइनेज जो है उतना ही एलोस्टेरिकली एक्टिवेटेड होगा. ओके, एंड इट विल फॉस्फोराइलेट द पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंड दैट्स हाउ इट इनहिबिट्स द पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज. ओके, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बोला वो फिर भी सही है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में जाने का मेन कारण एक ही है, टू ATP प्रोडक्शन, राइट. एंड अगर ATP ऑलरेडी सेल में प्रेजेंट है तो सेल क्या करेगा, काइनेज को एक्टिवेट कर देगा एंड काइनेज विल फॉस्फोराइलेट इट एंड मेक्स इट इनएक्टिव. ओके, एंड जब सेल को ATP का रिक्वायरमेंट होगा तब फॉस्फेटेज आएगा एंड इस फॉस्फेट ग्रुप को काट देगा. दैट इज़ द आइडिया ऑफ पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, हाउ इट इज़ regulated and how its regulation is dependent on the concentration of ATP. So again सॉरी फॉर दैट कि मैंने पहले उस चीज़ को थोड़ा उल्टा बोल दिया. एंड जो मैंने आपको बताया वो कुछ प्रोटीन के लिए भी एप्लीकेबल है कि ऑन फॉस्फोराइलेशन दे बिकम्स एक्टिवेटेड. ओके, सो पर यहाँ पर पूरा की पूरा उल्टा काम होता है कि जब ATP का कॉन्सेंट्रेशन सेल में ज़्यादा हो ये एलोस्टेरिकली काइनेज का सिंथेसिस को प्रोमोट करता है एंड काइनेज इन टर्न फॉस्फोराइलेट्स पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज. ओके, एंड ड्यू टू दिस फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, pyruvate dehydrogenase becomes inactivated. Okay, and after when there is a deficiency of ATP in the cell, phosphatase will activated and it will clip the phosphate bond and making pyruvate dehydrogenase active. Okay, so this is the regulation of our pyruvate dehydrogenase complex and this is the concept of pyruvate oxidation. I hope this video will be helpful for you. So thank you for listening to this class.